हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने चैनल ईपी टीचिंग क्लासेस पर। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे कोहलर की थ्योरी को। ठीक है, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलाव की थ्योरी को हम समझ चुके हैं। तो ये जो थ्योरी है ये गेस्टाल्ट वादियों की थ्योरी है। गेस्टाल्ट वादियों का एकदम अपोजिट जो है विचार थे व्यवहारवादियों से, और एक तरह से जो गेस्टाल्टवादी थे वो आज आलोचक थे व्यवहारवादियों के। ठीक है, तो जैसे कि व्यवहारवादियों की हमने थ्योरी पढ़ी है, तो वो सीखने के अधिगम बताते हैं, वो तरीके बताते हैं कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है। अब बात करेंगे गेस्टाल्टवादियों का क्या विचार है, वो क्या बताते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम चीजें सिखा सकते हैं, अधिगम जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्यवहारवादियों की, तो उनका मानना है कि चीजों को टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाना चाहिए, पार्ट्स करके पढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज, जैसे कि थॉर्नडाइक मानते हैं एक्सरसाइज के द्वारा पढ़ाना चाहिए, जैसे स्किनर मानते हैं कि पुनर्बलन का के को देकर रेनफोर्समेंट के माध्यम से चीजें पढ़ानी चाहिए। तो अभी तक हमने समझा इनके विचारों को। और पावलाव भी जैसे मानते हैं कि किसी चीज के साथ में कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग बनाकर चीजों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है। लेकिन ठीक उसके अगेंस्ट जो एक तरह से विचारक है या उनके आलोचक है व्यवहारवादियों के, वो है गेस्टाल्टवादी, और जिसमें फेमस हम कहेंगे आज जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं कोहलर की। तो इन्होंने थ्योरी दी है इनसाइट थ्योरी, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में हम इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है, क्योंकि ये जर्मनवादी थे, तो जर्मनवादी होने की वजह से इनका जो जितने भी मतलब जो बेस लिए गए हैं, जो इसमें वर्ड्स है, तो उनका मीनिंग जर्मन भाषा में ही हम समझेंगे कि उनका किस तरीके से मीनिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, ये गेस्टाल्टवादी, हम इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसे इनसाइट थ्योरी कहो, इसे गेस्टाल्ट थ्योरी कहो, इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहो। ठीक, ये तो हुई एक बात। दूसरी, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? थ्योरी तो हम पढ़ेंगे कोहलर की, लेकिन गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर नहीं थे। वो तो गेस्टाल्टवाद के एक समर्थक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? तो वो थे वर्दीमर, जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1912 में, यानी कि 1912 में गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ तक की थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, मैं स्वागत करती हूँ आपका चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। डिस्कस करेंगे थ्योरी, समझेंगे कि क्या है पूरी कहानी। और ये एक कहानी ऐसी है जिससे आपके एग्जाम में, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो तो उसमें डेफिनेटली वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थ्योरी को समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, तो हर एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो साइकोलॉजी को रटना कभी नहीं होता है, साइकोलॉजी को समझो। और ठीक है, तो वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जनक क्यों कहा जाता है, और इनकी जो एक फेमस बुक, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी गेस्टाल्टवाद के बारे में। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें कि सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, तो ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मैक्स वर्दीमर वह व्यवहारवादी कौन थे जिनकी इन्होंने आलोचना की। और इसके बारे में सबसे पहले जो विचार था, जो थोंडाइक के विचार थे, उनका इन्होंने खंडन किया था। क्योंकि थोंडाइक ये मानते थे कि अगर जो प्राणी को जो भी अधिगम सिखाते हैं, बच्चों को जो भी अधिगम सिखाया जा सकता है, वो प्रयास एवं त्रुटि से वो सीखता है। कहने का मतलब वही है कि वो उनकी प्राणी की या फिर बच्चे की मानसिकता को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, कि दिमाग लगाकर नहीं बल्कि प्रयास एवं त्रुटि से ही सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्दीमर ने उनके इस विचार का खंडन किया, और कोहलर ने बाद में इस पर एक सिद्धांत भी दिया, जो कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैक्स वर्दीमर ने सन 1912 ईस्वी में गेस्टाल्टवाद, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है, सीधे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। तो गेस्टाल्टवाद प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, इसीलिए गेस्टाल्टवाद के जनक कहा जाता है किसको? वर्दीमर को। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई आपकी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। बात करें कि गेस्टाल्टवाद, जो गेस्टाल्ट है एक जर्मन शब्द है, और जिसका अर्थ होता है एक तरह से सीधे तौर पर अगर कहे तो इसका अपने आप में कंप्लीटली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे समग्र,
जिसे कंप्लीट आप कहोगे, कंप्लीट, ठीक है, इंग्लिश में ये टर्म यूज होता है, या फिर पूर्णाकार, या फिर बात करें कि इसका जो होल होता है पूरा का मतलब समग्र का हो, या फिर पूर्णाकार आकृति का हो, या फिर नियमित आकृति का हो, या फिर नियमित आकृति भी इसको बुलाया जाता है, नियमित आकृति, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नियमित आकृति। ठीक, इस तरीके से एक तरह से गेस्टाल्टवाद के इतने सारे नाम है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से देकर आपसे पूछ सकता है। तो बात करें दूसरा कि जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है वो कौन से नियम पर, अधिगम के कौन से नियम पर काम करती है, तो वो पूर्ण से अंश के नियम पर काम करती है। ये जो सिद्धांत है वो पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत है, भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिगम के पूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर काम करता है। दोबारा मैं इसे समझाना चाहूंगी कि जैसे मैं, आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे पूर्ण रूप से देख पा रहे हो। अगर आप ये बोर्ड देख पा रहे हो तो आप पूर्ण रूप से देख पा रहे हो, ठीक है। वहीं ये तो हुआ एक तरह से कोहलर के शब्दों में, या फिर वर्दीमर इसको समझाना चाहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो बच्चों को वो पूर्ण आकृति दिखाओ, ना कि उसका एक पार्ट दिखाओ, जैसे कि व्यवहारवादी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमें बच्चों को एक पेड़ के बारे में बताना है, पेड़ के बारे में पढ़ाना है कि क्या शाखाएं होती है, क्या पत्तियां होती है, क्या फल होते हैं, क्या जड़ होती है, ठीक है, क्या फूंग होती है, क्या टहनी होती है, तो यहाँ पर व्यवहारवादी तो ये कहते हैं कि उन्हें एक एक पार्ट करके और पूर्ण की तरफ ले जाओ, ठीक है, पूर्ण से अंश, अंश से पूर्ण की तरफ ले जाओ, ठीक है, अंश से पूर्ण की तरफ ले जाओ, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि अगर हमें ऐसे पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो आप बच्चों को ये करो कि पहली ही बारे में पूरी आकृति दिखाओ, पूरा का पूरा पेड़ दिखाओ, समग्र पेड़ दिखाओ, पूर्णाकार आकृति दिखाओ, उसके बाद में बताओ कि ये इसकी पत्ती होती है, ये टहनी होती है, ये शाखाएं होती है। व्यवहारवादी तो ये कहते हैं कि पहले पत्ती बताओ, टहनी बताओ, जड़ बताओ, उसके बाद ये कहो कि ये सब मिलकर पेड़ बन गया, है ना, ये सब मिलकर पेड़ बनाता है। तो यहाँ पर समग्रवादी ये कहते हैं, गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि नहीं, आप पहले उसे पूरा पेड़ दिखाओ, फिर पत्ती दिखाओ, फिर टहनी दिखाओ, फिर जड़ दिखाओ, और उसके तना दिखाओ कि तना ये होता है, ठीक है, और उसके बाद में जो है जो मतलब व्यवहारवादी है, समग्रवादी है, वो ये कहते हैं पूरा दिखाओ, उसके बाद में बताओ उसको कि ये इसके अंश होते हैं। तो जो समग्रवादी है वो समग्र से या पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं, ठीक है। माफी चाहूंगी अगर मैंने गलती बोल दिया हो, तो फ्लो में हो जाता है ऐसा, ठीक। तो वो चलता है पूर्ण से अंश की तरफ, ये समझ गए ना आप। तो इस तरीके से अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि यहाँ पर हम इसे एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या कक्षा में किस तरीके से यूज करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बच्चे को एक पोयम सिखानी है ना, आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। अगर बच्चों को आपको पोयम सिखानी है और आपको मैं बोल दूं कि आपको समग्रवादियों के अकॉर्डिंग सिखानी है, तो आप क्या करोगे। और दूसरा यही क्वेश्चन कि आपको एक पोयम सिखानी है और आपको व्यवहारवादियों के अनुसार सिखानी है, उनके तरीकों को फॉलो करना है, तो तब आप कौन सा तरीका अपनाओगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि व्यवहारवादियों के अनुसार कौन सा तरीका होगा और समग्रवादियों यानी कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कौन सा तरीका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। इसके समर्थक से भी क्वेश्चन आते हैं। समर्थक का भी आपको ध्यान रखना है कि गेस्टाल्टवाद के जो समर्थक थे वो कौन थे। मैक्स मर्दिमर, जो कि जिन्होंने इसकी नींव रखी, ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर जिन्होंने यहाँ पर सिद्धांत दिया है, और कुर्ट कोफका और कर्ट लेविन भी आ जाते हैं। कर्ट लेविन भी इसी के समर्थक थे, यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई हूँ, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना ये सभी के सभी गेस्टाल्टवादी थे, ये सभी गेस्टाल्टवादी थे। तो अब समझेंगे प्रयोग जो कोहलर ने किया था, एग्जैक्टली जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो समझेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। अब यहाँ पर एक चिंपैंजी ले लिया है, ना कोई कबूतर लिया, ना कोई चूहा लिया, ना कोई बिल्ली लिया है, तो एक ऐसा जानवर जिसके पास में कह सकते हैं एक बुद्धिजीवी है, जिसके पास में दिमाग है, मस्तिष्क है, ठीक है। अब बात करें कि ये जानवर तो बाकी लोग भी ले सकते थे, बाकी मनोवैज्ञानिक भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि वो कॉग्निशन के आधारित उनकी थ्योरी नहीं थी। उनकी थ्योरी थी अभ्यास, अनुकूलन, अनुबंधन, ये सब थ्योरी थी उनकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा
कि हमारे पास में एक शरीर होता है, चलो मान लिया हम एक्सरसाइज में लाकर उसे कुछ चीज सीख सकते हैं, चलो मान लिया, लेकिन क्या हम, अगर कोई भी समस्या आ जाएगी तो क्या हमेशा ही शरीर के माध्यम से उसको सोल्व करेंगे? भाई हमारे पास में मस्तिष्क एक, क्योंकि बुद्धिजीवी है, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसके पास में एक दिमाग होता है, कॉग्निशन होता है, उसका इस्तेमाल करके भी हम अधिगम यानी लर्निंग कर सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ पर इन्होंने एक जो लिया है, चिंपैंजी लिया है, ठीक है। तो नोट करेंगे यहाँ पर, वर्तिमर के विचार को सिद्धांत का रूप किसने दिया था? कुर्ट कॉफका, कॉफका ने दिया, एवं प्रयोग किया था किसने? कोहलर ने। तो सिद्धांत तो दिया किसने? कुर्ट कॉफका ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और प्रयोग किया था किसने? कोहलर ने। ये इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ठीक, बात करेंगे कि प्रयोग क्या था, तो बात देखो, अगर मैं यही चीज यहाँ पर, ये जो केले यहाँ पर टंगे हुए हैं और ये चिंपैंजी भूखा है यहाँ पर, ठीक, ये चिंपैंजी भूखा है, यहाँ पर केले है, ठीक, और यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ छड़ियां भी है, ठीक, साथ ही साथ कुछ छड़ियां भी है। अब देखो, अगर यही एक्टिविटी यहीं पर, क्योंकि ये भूखा है और इसकी ऊंचाई केले की बहुत ज्यादा है, तो आसानी से इसको प्राप्त नहीं कर सकता, तो अब वो कैसे उसको प्राप्त करे, क्योंकि उसे भूख लगी है, खाना है। तो देखो, अगर यहीं पर हम समझे व्यवहारवादियों के अनुसार, तो उसके हिसाब से इसे हाथ पैर मारने चाहिए, उछल उछल कर इसे केलों तक पहुंचना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? भाई जरूरी थोड़ा ही ना है ये सब करना, क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार में पूरी स्थिति को परसेप्चुलाइज कर लिया कि केले तो वहां टंगे हैं, और इस जो है कमरे में कुछ बॉक्स भी है, दो तीन छड़ी भी है, ठीक है, तो जो चिंपैंजी है, ठीक है, वो बैठकर परसेप्चुलाइज करता है, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है, अपने कॉग्निशन, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, तो उसे तुरंत से एक आइडिया सूझ जाता है। सूझ यानी कि उसके इंसाइट में, उनके उसके अंतर्दृष्टि में एक आइडिया आता है, ठीक है। तो ये जो एक तरह से अचानक से धीरे 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 नहीं, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी आप ध्यान दें कि व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, लेकिन वहीं पर एकदम अगेंस्ट एक जो आलोचक है गेस्टाल्टवादी कहते हैं अधिगम धीरे धीरे नहीं, अचानक से होता है, क्योंकि दिमाग में आइडिया, दिमाग में सूझ अचानक ही आते हैं, धीरे धीरे नहीं आता। अब वो, उससे पहले हमें एक प्रोसेस करना जरूरी होता है कि हमारे सामने कोई समस्या है, ठीक है, तो हम पूरी परिस्थिति को परसेप्चुलाइज करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कहाँ क्या है। अच्छा, ऊपर केले है, नीचे बॉक्स है, छड़ी भी पड़ी है, क्या किया जाए? अचानक से उसको सूझ गया, वन मानुस को, जो चिंपैंजी था। अब मैं उसको, वो समझ गया, अचानक से उसको आइडिया आ गया, सूझ उसके दिमाग में आ गई कि ठीक है, इन बॉक्सों का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है कि एक बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स पे मैं चढ़ के और जो है छड़ी के माध्यम से केले तोड़ लूं, ठीक है, छड़ी के माध्यम से केले तोड़ लूं। अब वो पहली बार में ट्राई करता है कि नहीं होता है, फिर वो कर क्या करता है, बॉक्स के, वो ट्राई करता है तो वो उसकी ऊंचाई कम रह जाती है, ठीक है, वो देखता है कि थोड़ी और जो है इसमें मुझे ऊंचा करना पड़ेगा, तो वो दोबारा से दूसरा बॉक्स रखता है, ठीक, दूसरा बॉक्स, यहाँ पर छड़ी नहीं दिखाई गई है, वो दूसरा पिक्चर था, ठीक है, वो एक बात अलग है। तो क्या हुआ, उसने आसानी से जो है इस बॉक्स पर चढ़कर इसका इस्तेमाल करके केले प्राप्त कर लिए, खा लिए, भूख शांत हो गई, ठीक है। अब कोहलर जो यहाँ पर समझाना चाहते, तो वो समझाना चाहते थे कि देखो चिंपैंजी ने हाथ पैर थोड़ी ना मारे हैं, और जो लर्निंग हुई है वो किसी संयोजन से नहीं हुई है, वो किसी बॉन्डिंग से नहीं हुई है, जैसे कि पावलाव कहते हैं कि बॉन्डिंग ही से ही सीखा जा सकता है, या फिर स्किनर कहते हैं कि इसके सामने कोई स्टिमुलस होना चाहिए था, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, जैसे थोंडाइक कहते हैं कि ये जो एक्सरसाइज से सीख सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्राणी है, बुद्धिजीवी है, उसके पास में बुद्धि है, कॉग्निशन है, उसका वो इस्तेमाल करेगा, संज्ञान का इस्तेमाल, इनको संज्ञानवादी भी कहते हैं, जो जितने गेस्टाल्टवादी इनको संज्ञानवादी भी कहते हैं, वो अपने संज्ञान का इस्तेमाल करे, और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जब भी वो किसी समस्या में से गिरे, तो पूरी परिस्थिति को परसेप्चुलाइज कर ले, प्रत्यक्ष रूप से देख ले कि कहाँ किस चीज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में उसे अचानक से एक आइडिया जरूर सूझेगा, और जिसके माध्यम से वो अपनी प्रॉब्लम का, अपने समस्या का समाधान कर लेगा। ये बात समझ में आई आपको, है ना?
तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कोहलर यहाँ पर क्या समझाना चाहते थे। तो सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक जैसे कि मैंने समझाया, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। जब किसी समस्या पर समाधान ढूंढने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो वह सूझ कहलाता है। सूझ अपने आप में क्या है? मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अब आप कहोगे कि उसे प्रत्यक्षीकरण कहेंगे या फिर उसे सूझ कहेंगे। प्रत्यक्षीकरण तो मैंने बता दिया ना, पूरी परिस्थिति को परसेप्चुअलाइज प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना, उसे देखना समझना। और सूझ उस परिस्थिति को समझ जाना, अचानक से कोई ना कोई विचार या सूझ आना। ठीक है, मानसिक क्रियाओं का प्रयोग सूझ कहलाता है। तो कोहलर का मानना है कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया, जैसे कि थोंडाइक मानते हैं उद्दीपन, उन्हीं का इन्होंने आलोचना की थी, उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों में धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपनों के बीच संबंधों में अचानक समझने से होता है। अचानक समझने से होता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों के रूप में नहीं देखते बल्कि कैसे देखते हैं? हम समग्र संगठित रूप में, समग्र रूप में देखते हैं, जिसका एक निश्चित रूप होता है। एक निश्चित, ऐसा नहीं कोई भी आकृति बिखरी थोड़ी ना होती है। अगर मैं तुम्हें जो है एक बुक दिखाऊं तो इसकी एक निश्चित आकृति है कि नहीं है? है ना? क्या ये कोई आपको तारा मछली जैसी दिखाई दे रही है? वो भी एक निश्चित आकृति वाली ही होती है ना? पानी को कह सकते हैं कि निश्चित आकृति नहीं होती है, उसे फैला देंगे तो, लेकिन वो भी किसी ना किसी, अगर उसे कोई गिलास में, कटोरी में, कप में रखते हैं, वो भी एक निश्चित आकृति ले लेता है। पेन की अपनी निश्चित आकृति है, पेड़ की अपनी निश्चित आकृति होती है, बोर्ड की अपनी निश्चित आकृति है ना? अगर ये बोतल है तो ये निश्चित आकृति में है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ढक्कन कहीं बिखरा है, इसकी प्लास्टिक जितनी भी इसमें लगी है कोई अलग अलग बिखरी है? अगर व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ कि ये ढक्कन है ना, और ये बोतल है, ठीक, बोतल है, और कंप्लीटली बाद में कि इसका इस्तेमाल इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हो गई कैप वाली बोतल। ये तो इस तरीके से पढ़ाते हैं व्यवहारवादी। समग्रवादी कहते हैं कि ये दिखाओ बोतल पहले, ठीक है, उसको कंप्लीट रूप दिखाओ, फिर कि ये देखो, ये जो ऊपर से इसे कवर करता है ये ढक्कन है, हम इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि ये तली है, ये इसका मुंह है, ये बाद में बताओ, है ना। तो ये एकदम अपोजिट है, उल्टा है, समझ गए ना। तो व्यवहारवादी एकदम अगेंस्ट है समग्रवादियों के, समग्रवादी एकदम अगेंस्ट है व्यवहारवादियों के। तो इनके अनुसार किसी चीज को तब तक नहीं सीख सकते जब तक अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा हम नहीं लेते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, बात समझ गई। और ये थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करेंगे, इसी के साथ में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सूझ है, क्या मानसिक प्रक्रिया किस तरीके से यूज होता है, कैसे विचार एक दूसरे के आपस में विपरीत है। अब शब्दों में समझ लो कि अंतर्दृष्टि यानी सूझ होता क्या है। अंतर्दृष्टि या सूझ एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सूझ या अंतर्दृष्टि क्या है, तो आप आंसर जो इस तरीके से कहीं पर भी देखो, मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निशन प्रोसेस है, ठीक है, जो मनुष्य तथा उच्च स्तरीय श्रेणी के पशुओं में अधिक पाई जाती है। सीधी सी बात है भाई, प्राणी जीवी जितने भी है, बुद्धिजीवी खासकर वही, उनमें जो दिमाग है वही कॉग्निशन का या सूझ का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी विशेषता किसी भी समस्या का हल अचानक ये विशेषता पूछी जाती है। ये क्वेश्चन में दे देगा या फिर ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि जो गेस्टाल्टवादी है वो सीखने की प्रक्रिया कैसे बताते हैं, धीरे धीरे या अचानक। तो आपका सीधे सीधे दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए, ये अचानक से चीजों को सीखना बताते हैं, तो अचानक ही मस्तिष्क में आ जाता है। अब सूझ के तत्व से भी क्वेश्चन देखा गया है पहले कई बार, तो सूझ के तत्व आपको क्लियर होने चाहिए। सूझ के तत्व होते हैं, देखो, सूझ वही इंसान कर सकता है जिसके पास में बुद्धि है और समस्या, वो समझता है कि समस्या आखिरकार क्या है, समझ पाए, रचना बना पाए, और उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। जब आप बड़े होते हो, बुद्धिजीवी है, तो थोड़ा बहुत भाई एक्सपीरियंस तो लेते ही हो, इतना तो समझते हो कि डंडी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, बॉक्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये तो समझ। लेकिन बाद में अगर जैसे जैसे समस्या
की रचना हो रही है दिमाग में, वैसे वैसे ये सूझ का इस्तेमाल भी। अच्छा, अगर मैं एक बॉक्स पर खड़े होकर उसको नहीं तोड़ पाया तो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा जा सकता है। तो ऐसे मतलब रचना बनती है, और ये थोड़ा बहुत अनुभव से इसका मतलब हम यूज कर पाते हैं। तो सूझ के तत्व से भी क्वेश्चन देखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम पर जुड़ जाए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं आगे इस थ्योरी को। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बड़े सिंपल मतलब बड़ी उसमें जो यूट्यूबर्स की तरह नहीं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे कि छोटे एकदम नए बच्चों को पढ़ाते हैं। वो इसलिए ताकि आपको हर एक चीज सरल तरीके से आप समझ लो, और हमेशा के लिए आप उसे भूलो नहीं, बल्कि एक रट्टा आपको नहीं लगाना पड़े, बस दिमाग में बैठ जाए। कई बार वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए यही वो इसका रीजन होता है। अच्छा, प्रत्यक्षीकरण क्या है? परसेप्चुलाइजेशन समझना जरूरी है। हमारी सूझ प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया पर आधारित होती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि सूझ से पहले जरूरी क्या है? प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया होना जरूरी है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं अथवा उसको अर्थवान बनाते हैं, वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। कहने का मतलब हमारी ज्ञानेंद्रिया है, हमारा दिमाग है, हमारी ज्ञानेंद्रिया है, देख रही है, आंखें है ना, देख रही है कि यहाँ पर क्या समस्या बनी हुई है, क्या परिस्थिति बनी हुई है ना। तो अवलोकन के माध्यम से वो पहचान करती है, वो पहचान करती है, और पहचान से ही मतलब वो मीनिंगफुल एक एक सॉल्यूशन निकालती है। ठीक है, वो एक तरह से प्रत्यक्षीकरण है। तो सूझ से पहले कौन सा प्रोसेस होना जरूरी है? प्रत्यक्षीकरण का प्रोसेस होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी भी सामने रखी हुई वस्तु या संप्रत्यय का अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। कहने का मतलब, अगर हम हमारे सामने कोई भी घटना घटित हो रही है तो हम अपने जिंदा आंखों से कह सकते हैं कि उसको देखते हैं, और सामने जब कोई प्रत्यक्ष रूप से घटना हो रही हो, जब हम उसे परसेप्चुलाइज कर ले, समझ ले, ठीक है, तो वो परसेप्चुलाइजेशन है, वो प्रत्यक्षीकरण है कि मैंने परिस्थितियों अपनी आंखों से देखा है और मैं उसे समझ गया हूं। ठीक है, समझ गया तो तुरंत बाद आपको कुछ ना कुछ एकदम से आइडिया आएगा, जिसे सूझ कहा गया है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सिद्धांत से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु जिनसे आपको ये जो बिंदु है कहीं ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेंगे, और अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो इससे संबंधित, इस थ्योरी से संबंधित कहीं पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप आसानी से आंसर ले लोगे। तो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्फ गैंग कोहलर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वह सिद्धांत जो है मानता है कि एक चीज को समग्रता के रूप में सीखा जा सकता है। तो वह सिद्धांत है कौन सा? अंतर्दृष्टि या फिर चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हम उसे कहते हैं। दूसरा, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय यानी अवधारणा को किसने दिया है? तो जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो प्रत्यय दिया है, या अवधारणा, अवधारणा से भी इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहोगे? वर्दीमर। ठीक है, देखो अवधारणा दी है वर्दीमर ने, और जो बुक लिखी है वो लिखी है कोफका ने, और जो सिद्धांत दिया है वो दिया है किसने? कोहलर ने। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है? सूझ के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से देखे गए हैं, सूझ के द्वारा। मेंटलिटी ऑफ एप्स बुक 1925 में किसने लिखी थी? वोल्फगैंग कोहलर ने लिखी थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये प्रिंसिपल तो आपको पूरी तरह क्लियर हुआ होगा, और ये लास्ट इसमें समझने वाली बात है, ये बिंदु भी जरूरी है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो अंतर्दृष्टि या गैस्टाल्ट का जो सिद्धांत है, इस पर जो प्रयोग किया कोहलर ने, प्रयोग किया था किस पर किया था? वन मानुस पर किया था। किस पर किया था? वन मानुस पर। सब्जेक्ट पूछ लेता कि सब्जेक्ट बताओ किस पर प्रयोग किया है। ठीक है, कोहलर ने अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहा, क्या करना चाहा कि अधिगम क्या होता है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है एवं एक संज्ञानात्मक कार्य है। ये पूछ लेता है कि कोहलर यहाँ पर क्या सिद्ध करना चाहता है, फिल इन द ब्लैंक्स में बताओ। तो आपको बताना है कि वो ये समझाना चाह रहा था कि जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो समग्र परिस्थिति का क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, या फिर कहे कि एक संज्ञानात्मक कार्य है, वो ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करके मतलब चीजें सीखी जाती है, कहने का मतलब वही है। अगर पूछ ले व्यवहारवादियों का जो सिद्धांत है वो कौन से अधिगम के नियम पर आधारित है, तो आप कहोगे अंश से पूर्ण की ओर। लेकिन अगर पूछ ले गेस्टाल्टवादी को जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किस पर आधारित है, तो संपूर्ण से अंश की तरफ, है ना।
बात करें गेस्टाल्टवाद जो था मनोविज्ञान से, इसमें एक इकाई जो योजना होती है, यूनिट जिसे हम कहते हैं, तो इसका सूत्रपात यहीं से हुआ है कि एक बच्चे को सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक कंप्लीट यूनिट, चैप्टरों का एक समूह बना देना चाहिए, जो एक जैसे चैप्टर होते हैं, उसके बाद उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, गेस्टाल्टवाद की जो आधारशिला रखी वो किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर ने रखी। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरी क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। बाकी लोगों को भी शेयर करें, अगर थ्योरी समझ में आई हो तो लाइक भी जरूर कर सकते हैं आप। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि अगर कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी, और कुछ मतलब थ्योरी कुछ क्वेरी हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर हमें एक बच्चे को एक पोएम सिखानी है, व्यवहारवादियों के अनुसार हम कैसे सिखाएंगे, संज्ञानवादियों के अनुसार कैसे बताएंगे, तो इसका आंसर भी जरूर दें कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।